घमंड का अंधेरा। एक गांव में दीनानाथ नाम का सेठ रहता था, जो पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर था। गांव के सभी लोग उससे थोड़ा डरते भी थे, क्योंकि दीनानाथ बहुत ही खड़ूस आदमी था, जो हमेशा बस अपनी बनाई हुई मैं की दुनिया में ही रहता था। एक दिन दीनानाथ गांव की सैर करके वापस घर आता है और देखता है कि उसकी घड़ी टूटी हुई जमीन पर पड़ी है और सामने उसका नौकर बैठा है। ये देखकर दीनानाथ को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, बदतमीज, मैं तुझे यहाँ काम करने की पगार देता हूँ, ना कि यूँ मेरे घर के सामान तोड़ने की। तूने मेरी इतनी कीमती घड़ी तोड़ दी। तुझसे एक काम अच्छे से नहीं होता है। सेठ जी, गलती से गिर गई। मैं सफाई कर रहा था, लेकिन पता नहीं मेरे हाथ से फिसल गई घड़ी और टूट गई। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी। गलती क्या होती है? हवेली में गलती की कोई जगह नहीं है। तुम जैसे छोटे लोग अमीरी की चकाचौंध में इतने अंधे हो जाते हो कि हमारे सामान को नुकसान पहुंचाने लग जाते हो। अरे जब सफाई अच्छे से नहीं होती है तुझसे, तो ये काम करता ही क्यों है? सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हो? मैं यहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैंने आपका नमक खाया है। मैं भला अमीरी की चकाचौंध में कैसे खो सकता हूँ? तू अब इतना बड़ा हो गया है कि मेरे आगे ही मुझे सफाई दे रहा है। तुम जैसे गरीब लोगों को इतनी कीमती चीजों की रकम नहीं पता होती है ना, इसलिए अपने बाप का माल समझकर बस नुकसान ही करते रहते हो। यही अगर अपना होता तो ये गलती नहीं होती। सेठ जी, मैं मान रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ध्यान से साफ करना चाहिए था, लेकिन मैं इस नुकसान का भुगतान करने को तैयार हूँ। मेरे टुकड़ों पर पलने वाला अब मुझे भुगतान भरने की बात कर रहा है। ठीक है, फिर तू भुगतान भरना चाहता है ना, तो तेरे इस महीने की पगार नहीं मिलेगी तुझे, और अब ना तो तू इस हवेली में काम करेगा। सेठ जी, आप मुझे काम से क्यों निकाल रहे हो? मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो कोई दूसरा काम भी नहीं है। मैंने यहाँ इतने सालों से काम किया है, इसके बदले में आप मुझे ये सजा मत दीजिए सेठ जी। इतने सालों से काम करने के बाद भी अब तक तुझे अक्ल नहीं आई है ना? अब भी तुझसे ये गलतियां हो रही है। अब गलती की माफी नहीं, बल्कि अब गलती की सजा मिलेगी। नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिए। मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, उनके बारे में तो सोचिए। मैं इतने सालों से आपका वफादार हूँ, मेरी वफादारी की ये कीमत तो मत दीजिए। मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। लगता है तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। सेठ जी, गलती तो सबसे होती है, और मैं भी तो एक इंसान ही हूँ, मुझसे भी हो गई। लेकिन आप मेरी इतनी सी गलती पर मुझे काम से मत निकालिए। चाहो तो कोई भी सजा दे दीजिए, लेकिन काम से मत निकालिए। मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है, मैं बेरोजगार हो जाऊंगा सेठ जी। तो मैं क्या करूँ? तू बेरोजगार हो या कहीं जाके मर जा, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हे, तुम लोग क्या देख रहे हो? तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? इसे बाहर निकाल कर फेंक दो। दीनानाथ के लिए ये आम बात थी, क्योंकि वो छोटी सी गलती पर भी अपने नौकरों को बेइज्जत करके बाहर निकाल देता था। दीनानाथ को अपनी अमीरी का इतना घमंड था कि वो सही और गलत के बीच का अंतर भी नहीं देख पा रहा था। ऐसे ही एक दिन दीनानाथ अपनी गाड़ी से अपने खेतों का मुआयना करने जाता है, लेकिन तभी दीनानाथ का ड्राइवर बीच में ही गाड़ी रोक देता है। क्या हुआ? बीच में ही तूने गाड़ी क्यों रोक दी है? तुझे पता नहीं है हमें खेत जाना है? सेठ जी, वो आगे किसी की बैलगाड़ी खड़ी है, आगे जाने का रास्ता बंद है। किसी की बैलगाड़ी खड़ी है तो मैं क्या करूं? हॉर्न मार दो, खुद ही बैलगाड़ी हटा लेगा। पता नहीं कैसे लोग होते हैं। सेठ जी, शायद कुछ अटक गया होगा, तभी तो इतनी देर हो गई है। अभी तक इसने बैलगाड़ी नहीं हटाई। हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता तो बंद हो गया है। अब हम इस रास्ते से नहीं जा सकते। हम क्यों भला दूसरे रास्ते से जाएंगे? जाओ, जाकर देखो किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो मेरी गाड़ी के आगे अपनी बैलगाड़ी लगाकर खड़ा है और मेरा रास्ता रोक रहा है। सेठ जी, वो बेचारा वैसे ही बैलगाड़ी चला चला कर थक गया होगा। आप क्यों उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे, और वैसे भी हमारे पास तो गाड़ी है, हमें गाड़ी से जाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। मैं तेरा सेठ हूँ या तू मेरा सेठ है? मुझे समझाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए? भूल गया कि मैं कौन हूँ? तुझे इस गांव से निकालने में मुझे कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा। बड़ा आया गांव की तरफदारी करने वाला। अरे तुम जैसों को तो मैं अपने जूते साफ करने के लिए रखता हूँ, इसलिए मेरे आगे ज्यादा अपनी जुबान मत चला। दूसरों का भला करने के चक्कर में कहीं तेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए,
समझा? दीनानाथ के कहने पर ड्राइवर बैलगाड़ी के पास जाता है और देखता है कि वहाँ गांव का रघु नाम का आदमी बेहोश पड़ा था। ये देखकर ड्राइवर भागकर वापस दीनानाथ के पास जाता है और बोलता है, सेठ जी, वहाँ एक आदमी बेहोश पड़ा है। वो हमारे गांव में ही रहता है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। शायद कुछ खाना नहीं खाया होगा, इसलिए बेहोश हो गया होगा। अरे हम क्यों जाए किसी की मदद करने के लिए? हमने ठेका ले रखा है क्या किसी की भी मदद करने का? वो जो भी है उसे उठाकर फेंक दो कहीं और चलो जल्दी से। वैसे भी इन जैसों की तो यही औकात है। लेकिन सेठ जी, वो बेचारा सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ है। हमें उसकी मदद तो करनी चाहिए। आखिर वो हमारे गांव का ही तो है और मेरे पड़ोस में ही रहता है। मैं जानता हूँ उसे। उसका नाम रघु है। अच्छा, तो पड़ोस में रहता है, इसलिए तुम उसकी मदद करने के लिए मरे जा रहे हो। मुझे किसी की मदद नहीं करनी है। इन गरीबों की मदद मैं क्यों करूं? मेरी शक्ल पर पागल लिखा हुआ है क्या? सेठ जी, ये तो गलत होगा ना कि हम किसी को मुसीबत में वहीं छोड़कर चले जाएं। और वैसे भी ये कोई पराया तो नहीं है। आप इस गांव के सेठ हो, आपका फर्ज बनता है ऐसे लोगों की मदद करना। आप खुद सोचिए, आप किसी की मदद करेंगे तो पूरे गांव में आपका नाम होगा कि आपने एक गरीब किसान की बेहोशी की हालत में मदद की। चलिए ना सेठ जी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुझ में बहुत चर्बी बढ़ गई है। उसकी तो मदद होगी नहीं, लेकिन मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ और ऐसा कुछ करूंगा कि आज के बाद किसी की भी मदद करने के लायक नहीं रहेगा। वो सड़क पर पड़ा है तो पड़े रहने दे। तेरे बाप का क्या जा रहा है? और वैसे भी इस गरीब की मदद करके मेरे ही कपड़े गंदे होने हैं। कीचड़ में पड़ा है, कीचड़ में ही मर जाएगा। किसी को कुछ पता तक नहीं चलेगा। लेकिन ये तुझसे हो नहीं पाएगा, इसलिए रुक, मैं अपने बाकी के आदमियों को बुलाता हूँ। अब वही इसको यहाँ से उठाकर कीचड़ में फेंकेंगे। दीनानाथ अपने आदमियों को बुलाता है और उनसे बोलता है, सुनो तुम सब लोग, इसकी बैलगाड़ी को तोड़ दो और इस आदमी को उठाकर कीचड़ में फेंक दो। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अरे जब चक्कर आया तो घर पर ही बैठे ना, काम पर क्यों जाते हैं? नहीं सेठ जी, ऐसे कीचड़ में मत फेंकिए। ये बेचारा वैसे ही बेहोश पड़ा है। अगर आपने इसे कीचड़ में फेंक दिया तो कहीं लेने के देने न पड़ जाए। इसे यहीं पर छोड़कर हम आगे चलते हैं। आप इसे यहीं रहने दीजिए ना। अरे जब तक इसे यहाँ से हटा नहीं देंगे तब तक हम आगे कैसे जा पाएंगे? तुम तो करने वाले हो नहीं ये काम, और तुम सब भी खड़े खड़े मेरी बात क्या सुन रहे हो? जो बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आया क्या? इसको उठाकर कीचड़ में फेंक दो और इसकी बैलगाड़ी तोड़ दो। आई बात समझ में? दीनानाथ रघु को कीचड़ में फिकवाकर वहाँ से चला जाता है। रात को जब रघु घर नहीं आता तो रघु की बीवी बहुत परेशान हो जाती है। यहाँ से वहाँ रघु को ढूंढने लगती है, लेकिन रघु का कुछ पता नहीं चलता। आसपास भी रघु नहीं मिलता तो उसकी बीवी कुछ गांव वालों को लेकर खेत में भी देखने जाती है, जहाँ उसे रघु कीचड़ में पड़ा दिखता है और उसकी बैलगाड़ी भी टूटी हुई नजर आती है। कीचड़ में रहने की वजह से रघु को निमोनिया हो जाता है और जब ये सारी बात गांव वालों को पता चलती है कि आखिर रघु की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, तो सब लोग दीनानाथ का विरोध करते हैं। तभी गांव का एक आदमी बोलता है, इस दीनानाथ के अत्याचार तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हम जितना शांत रहते हैं ये हमारी चुप्पी का उतना ही फायदा उठा रहा है। अब हमें और चुप नहीं रहना है। अब हमें उसके खिलाफ अपनी आवाज उठानी ही होगी ताकि वो इस बार कुछ ऐसा वैसा ना कर सके। आज इसने रघु भाई के साथ ऐसा किया है, कल को यही सब हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए अब हमें दीनानाथ को उसकी हद दिखानी जरूरी है। गांव वाले दीनानाथ का विरोध करते हैं और ये सारी बात दीनानाथ को पता चल जाती है, तो वो उन सभी गांव वालों के घरों में आग लगवा देता है जो उसका विरोध करते हैं। इसीलिए जो बचे हुए लोग विरोध करना भी चाहते थे वो सभी डर कर चुप रह जाते हैं। कुछ दिनों बाद रघु की हालत में थोड़ा बहुत सुधार आने लगता है। तभी रघु का बेटा रोहित, जो पढ़ाई के लिए शहर गया हुआ था, वो वापस आता है। रोहित के हाथ में मिठाई का डिब्बा होता है और जैसे ही वो कदम रखता है तो देखता है कि उसके पिता बिस्तर पर हैं। ये देखकर रोहित परेशान हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये सब क्या है? पिताजी की ऐसी हालत कैसे हुई? और ये सब आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि पिताजी इतनी बुरी हालत में हैं कि वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हैं? पिताजी के ऐसे हालत क्यों हुए? मुझे बताएं माँ। बेटा, ये सब उस दुष्ट दीनानाथ की वजह से हुआ है। उस दिन तेरे पिताजी को चक्कर आ गए थे
और वो सड़क पर ही बेहोश हो गए। लेकिन वो दुष्ट दीनानाथ, उसने तेरे बेहोश पिताजी को कीचड़ में फेंकवा दिया और उनकी बैलगाड़ी भी तोड़ दी। कीचड़ में पड़े रहने की वजह से इनको निमोनिया हो गया और निमोनिया इतना ज्यादा हो गया था कि उनकी तबीयत सुधर ही नहीं रही थी। अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी तबीयत में सुधार आने लगा है। गांव के लोगों ने उस दीनानाथ का विरोध भी किया, लेकिन उस पापी ने उन लोगों के घरों को जला दिया। उस दीनानाथ की वजह से मेरे पिताजी की हालत हुई है। उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अब वो याद रखेगा कि आखिर उसका घमंड ही उसकी आंखों पर इस तरह छाया कि उसे ही ले डूबा। बेटा, तू ऐसा वैसा कुछ मत करना। वो बहुत पैसे वाला आदमी है। उसने तेरे बाबा की ये हालत कर दी तो वो तेरे साथ भी कुछ भी कर सकता है। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं। हमारे पास तो बस हमारा परिवार ही जमा पूंजी होता है। अगर उसने तुझे कुछ कर दिया तो मेरा क्या होगा? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपको परेशानी हो, लेकिन मैं उस दीनानाथ को नहीं छोड़ूंगा। रोहित को अपने पिता की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अगले ही दिन दीनानाथ के घर पुलिस का छापा पड़ जाता है। छापा पड़ने के कारण दीनानाथ की सारी प्रॉपर्टी, सारे खेत जो उसने गरीबों से धोखे से अपने नाम करवा लिए थे, वो सब सरकार जब्त कर लेती है। दीनानाथ को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इतनी जल्दी उसके साथ ये क्या हो गया। दीनानाथ ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ उसका एक नौकर मोहन भाग कर आता है और उसे बताता है, सेठ जी कहाँ हैं आप? जल्दी से बाहर आइए। अरे क्या हो गया? एक तो वैसे ही मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, इतना सारा नुकसान एक साथ हो गया, ऊपर से तू अपना गला बार बार चीख के क्यों फाड़ रहा है? बोल, क्या बात है? सेठ जी, गजब हो गया। आपके साथ ये सब जो हो रहा है, पुलिस का आना और आपकी प्रॉपर्टी जब्त हुई है, ये किसी और की वजह से नहीं बल्कि हमारे गांव का जो नया कलेक्टर आया है उसकी वजह से हुई है। ये सब उसने ही किया है और वो कोई और नहीं बल्कि उस रघु का ही बेटा है जिसे कुछ दिन पहले आपने कीचड़ में उठाकर फिकवा दिया था। अपने नौकर की बात सुनने के बाद दीनानाथ के तो होश ही उड़ गए। वो कुछ सोच पाता उससे पहले वहाँ इंस्पेक्टर अपने कुछ हवलदार को लेकर आ जाता है और दीनानाथ को गिरफ्तार कर उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। इसी तरह दीनानाथ का घमंड का अंधेरा जेल के अंधेरे में बदल जाता है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम हमें एक न एक दिन भुगतना ही पड़ता है।